हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वो 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस किया था। ओके, हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ का कैसे ट्रेड ऑफ है इकॉनमी में। एक तरफ इन्फ्लेशन और एक तरफ ग्रोथ है, और जो पूरी की पूरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की स्टोरी है, इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। और दोनों में एक ट्रेड ऑफ था। हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो तो ग्रोथ कैसे हैम्पर होता है, और अगर आप ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो इन्फ्लेशन कैसे हैम्पर होता है। 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस से हम लोगों ने उस चीज़ को देखा था, एंड उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो है चारों क्वाड्रेंट में इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ की का कैसा कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और उस कॉम्बिनेशन को आरबीआई किस मॉनेटरी पॉलिसी के किस टूल्स के थ्रू, टूल्स तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उसको टैकल करती है। ओके, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके, डिक्रीज करके, ओके, या फिर कांस्टेंट रख करके किस तरीके से उस चीज़ को जो है कंट्रोल करती है, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक से एक चीज़ छूट गया था, दैट इज स्टांस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और हम लोग स्टांस को पढ़ेंगे। ओके, छोटा टॉपिक है, एंड देन हम लोग टूल्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूल्स। ओके, तो टूल्स एंड स्टांस दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। क्योंकि वो 4 क्वाड्रेंट एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो वहाँ से स्टांस को समझना ज़्यादा आसान होगा। ओके, so just let me change the pen. ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, वो जो उसके बेसिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बस एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना है, और साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज, ये वही पॉलिसी है जिसके थ्रू हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का ट्रेड ऑफ देखा था, इसको मेंटेन किया जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं, जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको देख लिया जाएगा। फिलहाल बस आप इतना समझ लो कि एक कमेटी है, उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, और उसका काम यही है कि वो मनी सप्लाई को ट्विक करे। अगर कम है मनी सप्लाई तो बढ़ाने की कोशिश करे, अगर मनी सप्लाई इकॉनमी में ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करे, अगर एडिक्वेट अमाउंट में है तो न्यूट्रल या कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश करे। ये काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। हाउएवर ये कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करेंगे, साथ में आप ग्रोथ को भी हैम्पर होने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ को जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी मीटिंग होती है, बाई मंथली मीटिंग होती है। ओके, एक्चुअल में तो 4 मीटिंग जो है वो कि बोला गया है कि 4 मीटिंग होना चाहिए साल में, बट ये ज़्यादा प्रोएक्टिव है, हर बाई मंथली मीटिंग होती है। ओके, एंड इसमें ये चीज़ जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जाए, साथ में यही काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जब भी उसकी मीटिंग होती है ना, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जनरली दे मीट बाय मंथली। ठीक है, सो इस बाय मंथली मीटिंग में ये लोग बताते हैं कि नेक्स्ट आगे के फ्यूचर के लिए एक चीज़ बताते हैं कि उनका फ्यूचर का प्रोडिक्शन किस तरीके से लग रहा है, उनको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इकॉनमी में क्या इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, या फिर क्या जो है ग्रोथ का क्या सिनेरियो रहेगा, इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो स्टांस है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस इज अबाउट कि वो फ्यूचर में क्या, वो मार्केट को बताते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरफ एक्शन लेंगे, वो फ्यूचर में किस तरफ जो है एक्शन लेंगे। ओके, ये चीज स्टांस होता है। क्या होता है अब स्टांस हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लग रहा है, इस मीटिंग में लग रहा है कि आज के डेट में एक मीटिंग हो रही है, लेट्स सपोज कि अभी क्या चल रहा है आपको, अप्रैल चल रहा है। ठीक है, अप्रैल चल रहा है, और लेट्स सपोज कि आज के डेट में एक मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, जून में, बाय मंथली होती है तो जून में होती है। ठीक है, तो अप्रैल वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में आरबीआई बोलेगी, वो कमेटी जो है वो बोलेगी कि वो डिफरेंट स्टैंड्स लेगी बेस्ड ऑन कि उनका प्रोडिक्शन क्या है कि आगे चल करके
आगे चल करके उनको क्या लग रहा है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई किस तरफ मूव करने वाला है। ओके, तो किस तरफ मूव करने वाला है इसके बेसिस पर डिफरेंट स्टैंस लिया जाता है। ओके, डिफरेंट स्टैंस लिया जाता है। डिफरेंट टाइप का स्टैंस है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो पहला स्टैंस है, ओके, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लग रहा है कि फ्यूचर में, उनको क्या लग रहा है कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनको ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ना इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज उनको ऐसा, उनके अपने ग्राउंड सर्वेज हैं एंड बहुत सारे कैलकुलेशन हैं, उनके बेसिस पर उनको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ना इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में इन्फ्लेशन हो या नहीं हो, बट उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उनको पता है कि अगर ये मंथ जो है ये अक्टूबर का मंथ आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बहुत सारा फेस्टिवल आएगा, ठीक है, फेस्टिवल आएगा, दैट इज लाइक कि इस टाइम आपको दुर्गा पूजा होता है, आपको दिवाली होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, ठीक है, कंजम्पशन होता है, लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आरबीआई को लगे कि इस कंडीशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आज से 2 महीने के बाद देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई इस मीटिंग में बोलेगी कि हो सकता है आगे जो है इन्फ्लेशन देखने को मिले, तो वो एक स्टैंड लेगी, दैट इज कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को फ्यूचर में डिक्रीज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए जो स्टैंस वो अभी बताती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टैंस उनका क्या कॉन्ट्रैक्शनरी है, इसको हम लोग हॉकिश भी कहते हैं, हॉकिश है या फिर टाइट है। तो अगर इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में बोला जाएगा कि आरबीआई ने स्टांस रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस ले रही है, वो हॉकिश स्टांस ले रही है, वो टाइट स्टांस ले रही है, दैट मीन्स व्हाट, टाइट मीन्स कि वो मनी को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ। अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे, ठीक है, मनी को जो है वो टाइटली बहुत दिस इज, आप समझो कि दिस इज डियर, ठीक है, मनी जो है बहुत प्यारा है। ओके, तो मनी को अपने पास रखा गया, बहुत टाइटली रखा गया है। क्यों? बिकॉज मनी को जो है बहुत इजीली छोड़ना नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि मनी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। देयरफॉर स्टैंस क्या होना चाहिए, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का। तो जो स्टैंस है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी डिक्रीज कहती है कि मैं फ्यूचर में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो उनका स्टैंस कैसा होगा, हॉकिश स्टैंस होगा, किसी भी वर्ड को यूज किया जा सकता है। ओके, ये एक तरीके का स्टैंस है। अगर हम लोग सेकंड स्टैंस की बात करें, ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज की वही चीज़ है कि आज एक मीटिंग होती है और 2 महीने के बाद दूसरी मीटिंग होगी, ये फर्स्ट मीटिंग है, और 2 महीने के बाद दूसरी मीटिंग है। अगर आरबीआई को आज लग रहा है कि आगे चल करके हो सकता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम देखने को मिले, ठीक है, वो जो बैंड हम लोगों ने बात की थी 2 to 6% का बैंड है अगर, और इससे कम भी अच्छा नहीं और इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, ठीक है, 2 से कम भी अच्छा नहीं, 6 से ज़्यादा भी अच्छा नहीं, तो लग रहा है कि 2% से कम चला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई को लगे कि फ्यूचर में ना ग्रोथ के प्रोडक्शंस जो हैं वो कम हो देखने को मिल सकते हैं। आज अप्रैल है और आरबीआई को ऐसा लगता है कि अगर ये ईरान एंड इजराइल का वार अगर कंटिन्यूड रहा तो वो जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ के ऊपर इंपैक्टेड रहेगा, तो ग्रोथ हो सकता है नियर फ्यूचर में जो वो कम देखने को मिले। ओके, तो इस चीज को बढ़ाने के लिए आरबीआई का अभी एक स्टैंस होगा। स्टैंस क्या होगा इस केस में, जहां पे उनको लग रहा है कि फ्यूचर में लग रहा है कि जो ग्रोथ है वो कम होने वाला, या फिर इन्फ्लेशन जो है कम देखने को मिलेगा। इस चीज को काउंटर करने के लिए वो स्टांस फ्यूचर के लिए बताएगी कि वो मनी सप्लाई क्या करेगी फ्यूचर में, एक डायरेक्शन दे रही है, आरबीआई डायरेक्शन दे रही है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में मैं मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वो स्टांस का नाम लेगी और वो स्टांस डिक्लेयर किया जाएगा कि मेरा स्टांस क्या है फ्यूचर के लिए, दैट इज एकोमोडेटिव स्टांस कहते हैं इसको हम लोग। वो स्टांस जहां पे आरबीआई इंडिकेट करती है कि वो फ्यूचर में मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, फ्यूचर में जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। क्यों? बिकॉज उनका प्रेडिक्शन ये है, उनका ये प्रेडिक्शन होगा कि फ्यूचर में ना इन्फ्लेशन डिक्रीज होने वाला, या फिर ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस स्टैंस को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव स्टैंस कहते हैं। ओके, वो एकोमोडेट करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे को एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। जब ये स्टैंड ले लिया जाएगा, जब फ्यूचर में जाकर के जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। कैसे किया जाएगा मनी सप्लाई को इंक्रीज, फिर इसके लिए टूल्स है, ठीक है, कि सीआरआर का रेट घटा दिया जाए, एसएलआर का रेट घटा दिया जाए, या फिर मनी सप्लाई और इंक्रीज करना है तो ओएमओ में क्या किया जाएगा, ओएमओ का आरबीआई बाय करेगी ओएमओ,
बायो ऑपरेशन करेगी, इस तरीके का टूल्स हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अभी हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं कि स्टांस क्या होगा। बस हम लोग यहाँ पे आकर के फिलहाल के लिए रुक रहे हैं कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाह रही है, डिक्रीज करना चाह रही है। टूल्स क्या है, ये कैसे किया जाएगा, ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर के स्टैंड को बताता है। फ्यूचर का स्टैंड ये है कि आरबीआई को लगता है कि बिकॉज ऑफ वॉर और समथिंग हो सकता है कि ग्रोथ जो है उसमें कम देखने को मिले, ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर में। देयरफॉर आरबीआई चाहेगी कि ग्रोथ मेंटेन रहे, तो वो फ्यूचर के लिए एक स्टांस देगी कि मैं एकोमोडेटिव स्टांस ले रहा हूं। तो जितने भी कंपनीज एंड ऑल है वो समझ जाएगी कि फ्यूचर में मनी सप्लाई जो इंक्रीज करने की आरबीआई कोशिश कर रहा है। एंड जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश किया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट को रेपो खास करके उसको कम किया जाता है, ओके। एंड इसके बेसिस पे फिर बिजनेसेस डिसीजन ले लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेटिव स्टांस कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कह रहे थे, हॉकिश स्टांस कह रहे थे, टाइट स्टांस कह रहे थे। जब हॉकिश और टाइट स्टांस लेते हैं तो क्या मतलब है कि फ्यूचर में मनी सप्लाई को जो डिक्रीज किया जाएगा, ओके। जब हम लोग एकोमोडेटिव स्टांस लेते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में मनी सप्लाई को एक्सपैंड किया जाएगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लिया जाएगा, ठीक है। अगर आरबीआई को लग रहा है कि आज से 2 महीने के बाद या फिर नियर फ्यूचर में ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन है और ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, ओके, एंड डोमेस्टिकली भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई इशू नहीं है, तो वो क्या करेगी। और अभी के हिसाब से इसको लग रहा है, जो आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसको लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक 2 to 6% के बैंड में चल रहा है और ग्रोथ भी ठीक ठाक ही चल रहा है, 6% to 8% के आसपास का रियल ग्रोथ चल रहा है। अगर ये सिनेरियो है, इसमें आरबीआई कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है। तो जो स्टैंस होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल स्टैंस होगा। तो जब आज आरबीआई कहती है कि न्यूट्रल स्टैंस होगा तो लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर में जो रेपो रेट है, जो आरबीआई मनी सप्लाई है, उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, जो जितना मनी सप्लाई है उतना ही रखने की कोशिश करेगा। इसके बेसिस पर फिर क्या टूल्स यूज किया जाएगा, तो रेपो को कांस्टेंट रखा जाएगा। टूल्स हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। सबको हम लोग अभी समराइज भी एक बार कर लेंगे, ओके। हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। एक और स्टैंस होता है दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि जो है मनी सप्लाई को जो है क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था कि मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाता है, उसके लिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है। ये उससे डिफरेंट कैसे है, कैलिब्रेटेड स्टैंस होता है। कैलिब्रेटेड स्टैंस का मतलब है कि आरबीआई को ऐसा लग रहा है, उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चल करके या तो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में सब ठीक चल रहा है और ठीक ही चलता रहेगा, तो मनी सप्लाई को इसलिए या तो कांस्टेंट रखा जाएगा, या फिर हो सकता है फ्यूचर में कि मनी सप्लाई को जो है डिक्रीज करने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि फ्यूचर में या तो उनको लग रहा है कि जितना मनी सप्लाई, जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का प्रोडिक्शन है वो जैसा चल रहा है सही चल रहा है और वही चलता भी रहेगा, तो या तो कांस्टेंट रखेंगे फिर हम लोग मनी सप्लाई, या फिर उनको थोड़ी पॉसिबिलिटी इस बात की भी लग रही है कि हो सकता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो और जो है आपको ग्रोथ जो है अपने लेवल से, सस्टेनेबल लेवल से ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इनका स्टैंस इस चीज़ में कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में इन दोनों चीज़ों के ऊपर छोड़ देता है। जब कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है तो इसका मतलब है कि या तो फ्यूचर में मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाएगा या फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाएगा। मनी सप्लाई को जब डिक्रीज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि कैसा अपना रहे हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाओगे, ठीक है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाओगे, दैट मीन्स व्हाट कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग वाले में या तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा या फिर मनी सप्लाई को फ्यूचर में डिक्रीज किया जाएगा। इन नो केस मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का पॉसिबिलिटी इस वाले केस में नहीं है, ठीक है। दैट इज इन नो केस फ्यूचर में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाए, वो नहीं किया जाएगा, ओके। सो अगर हम लोग बात करें, एक समरी की बात करें तो स्टांस की बात करते हैं। स्टांस के रिगार्डिंग हम लोग जो आरबीआई है वो क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है, ओके, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है। और स्टांस के भी बैकग्राउंड को अगर हम लोग देख लें तो वो इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ का प्रोजेक्शन कुछ समझ रही होगी, किसी डेटा के थ्रू इन्फ्लेशन और ग्रोथ का प्रोजेक्शन समझ रही, उस प्रोजेक्शन के बेसिस पे वो फ्यूचर का स्टांस बता रही। वो फ्यूचर का स्टांस मनी सप्लाई को क्या इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में मनी सप्लाई क्या रहेगा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे
जब फ्यूचर आएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई किस तरफ रखने की कोशिश करेगा। नॉट नेसेसरी कि आरबीआई ने अगर बोल दिया कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी और आगे जाकर के जो है टाइट नहीं रखा गया, एक्सपेंशन नहीं रखा गया, उस 2 महीने के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। तो आरबीआई के ऊपर ऐसा हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है कि मैंने कह दिया पत्थर की लकीर है तो आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर पहला सिनेरियो लेते हैं हम लोग सब कुछ को समराइज करने की कोशिश करें इन्फ्लेशन और ग्रोथ का। अगर आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन जो है फ्यूचर में वो जो 2 to 6% का बैंड है 2% से कम देखने को मिले हो सकता है, या फिर ग्रोथ जो है वो हैम्पर होने वाला है फ्यूचर में, तो स्टांस क्या होगा? स्टांस होगा इनका एकोमोडेटिव स्टांस होगा। क्यों? बिकॉज ये इंडिकेट करेंगे कि ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन ये है कि इन्फ्लेशन कम होने वाला है, ग्रोथ कम होने वाला है, तो मुझे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा फ्यूचर में। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि वो जो मनी सप्लाई है उसको फ्यूचर में इंक्रीज करने वाले। तो इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब आरबीआई नेक्स्ट फ्यूचर में आएगी और वो इस चीज को कंटिन्यू करती है इस फैसले को अपने, तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेगी, दैट इज मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का डिसीजन लेगी। एकोमोडेटिव स्टांस कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, हम लोग सेकंड बात करते हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ग्रोथ भी जो है सस्टेनेबल लेवल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ भी जब बहुत ही ज़्यादा होता है ऊपर की तरफ होता है तो वो फॉलोड बाय इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ओके, ये वाला स्टैंस है। तो आरबीआई क्या चाहेगी कि मनी सप्लाई को वो डिक्रीज करे। वो क्या चाहेगी कि मनी सप्लाई को फ्यूचर में डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये वाला स्टैंड होने वाला है। तो वो स्टांस क्या लेगी फ्यूचर के लिए? जो स्टांस लेगी उसको हम लोग कहते हैं कि हॉकिश स्टांस लेगी या फिर टाइट स्टांस लेगी। दैट मीन्स व्हाट? हॉकिश और टाइट स्टांस का मतलब कि फ्यूचर में मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाएगा। तो जब फ्यूचर आएगा तो अगर वो मनी सप्लाई को डिक्रीज भी करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, थर्ड चीज हम लोगों ने बोला कि लगता है कि इन्फ्लेशन भी सही चल रहा है, ग्रोथ भी सही चल रहा है और फ्यूचर में ये चीज चलता रहेगा, इतना ही चलता रहेगा, विच इज सस्टेनेबल लेवल पे दोनों काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आरबीआई जो है क्या करने की कोशिश करेगी? जो स्टांस है वो न्यूट्रल स्टांस लेगी। न्यूट्रल स्टांस मतलब मनी सप्लाई को कांस्टेंट जितना है उसी के आसपास रखने की कोशिश करेगी। ओके, जो स्टांस है, और इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक है, चौथा स्टेट क्या है? चौथा स्टेट ये है कि आरबीआई को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेदर इन्फ्लेशन और ग्रोथ की बात ऐसी है कि या तो अभी ठीक चल रहा है लेट्स सपोज, और उसको लग रहा है कि या तो ये ठीक चलेगा, ठीक है, ओके फ्यूचर में भी चलेगा, या फिर इनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है और ग्रोथ भी सस्टेनेबल लेवल से ऊपर बढ़ने वाला है। ओके, तो या तो ओके इस केस में वो न्यूट्रल रखेगी मॉनेटरी पॉलिसी को, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड भी यही है, न्यूट्रल स्टैंड है, या फिर तो कैसा स्टैंड ले रही है? या तो न्यूट्रल और तो ओके और या फिर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों बढ़ने वाला है। ओके, तो इस केस में क्या करने की कोशिश करेगी? वो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाने की कोशिश करेगी। बट सिंस आरबीआई भी इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, तो इसको कहते हैं कि आरबीआई बोलेगी कि मैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग रखने वाला हूँ। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब कि या तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रखेगी, ठीक है, या फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है कैसा है? कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है। इन नो केस इस वाले सिनेरियो में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, वो वाला केस नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरीके का हम लोगों ने इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के कुछ सिनेरियोज को देखेगी, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेगी। इसको हम लोग फ्यूचर के स्टैंस बोलते हैं। तो स्टैंस या तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कहलाएगा, या फिर न्यूट्रल स्टांस कहलाएगा, या फिर हॉकिश स्टांस कहलाएगा, या फिर एकोमोडेटिव स्टांस कहलाएगा। जब एकोमोडेटिव स्टांस है इसका मतलब है कि फ्यूचर में आरबीआई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्यूचर में अपनाएगी। उसके लिए स्टांस आज क्या लिया जा रहा है? एकोमोडेटिव। आज के डेट में आरबीआई को लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है सस्टेनेबल लेवल से ऊपर जाने वाला है, तो स्टांस क्या लेगी? हॉकिश या फिर टाइट। दैट मीन्स कि वो फ्यूचर में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने वाली है। दैट मीन्स फ्यूचर में वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। एंड सो इज द केस थर्ड एंड फोर्थ के साथ। ठीक है, ओके, स्टांस जुड़ा हुआ था उस चीज से जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए हम लोगों ने उसको देख लिया। ओके, ये सारी बातें हो गई। हम लोगों ने इन्फ्लेशन ग्रोथ का ट्रेड ऑफ देख लिया, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें देख ली हम लोग।
कि कैसे आरबीआई क्या करेगा। नाउ दी अब हम लोग चालू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज आप कह लो कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इतने देर हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की बात कर रहे थे हम लोग ना, बेसिकली कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई को 3 केसेस में देखा कि या तो मनी सप्लाई डिक्रीज, या मनी सप्लाई इंक्रीज, या फिर मनी सप्लाई कांस्टेंट। तीसरा तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। मनी सप्लाई डिक्रीज होता है तो उसको कुछ टर्म देते हैं, ठीक है, कि हम लोग कहते हैं कि हॉकिश स्टांस लिया जा रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाएगा। ये कब अपनाया जाएगा? जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो या फिर ग्रोथ सस्टेनेबल लेवल से ऊपर हो। मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होगा, इंक्रीज करना होगा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। इंक्रीज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम है या फिर ग्रोथ बहुत कम है, तो उस केस में क्या है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। एंड मनी सप्लाई को इंक्रीज करना जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। मॉनेटरी सप्लाई को, मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखेगी आरबीआई, कांस्टेंट रखेगी, क्योंकि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ जो है सही सस्टेनेबल लेवल पे चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ तक ये देखा कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इज अबाउट मनी सप्लाई का ऊपर होना, नीचे होना, या फिर कांस्टेंट होना, एंड किस केस में क्या किया जाएगा। इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ के ट्रेड ऑफ वाले पैरामीटर से हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा, ग्रोथ भी ज़्यादा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई को डिक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है और इन्फ्लेशन जो है कम है, विच इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो, कि ग्रोथ भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन भी कम है, तो यहाँ पे क्या न्यूट्रल रखा जाएगा। ओके, इसमें दोनों चीज़ खराब है, इन्फ्लेशन भी कम है, ग्रोथ भी कम है, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा। स्टैंड तो यही होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन भी ऊपर जाए और ग्रोथ भी ऊपर जाए। और ये केस है स्टैगफ्लेशन का। यहाँ पे मेजरली गवर्नमेंट साइड इंटरवेंशन चाहिए होता है, सप्लाई साइड इंटरवेंशन चाहिए होता है, तो ये आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में है नहीं। आरबीआई के कंट्रोल में ये तीनों, इसमें किसमें क्या स्टैंड लिया जा रहा है ये हम लोगों ने देखा। बट हम लोगों ने अभी तक देखा कि इसमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कांस्टेंट रखना है। बट आप करोगे कैसे? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, या फिर मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना, हाउ? तो वो क्या टूल्स है जो इस चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सके? करना तो पड़ेगा ना। अब बस बोल देने से तो नहीं होगा कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत कम है और ग्रोथ भी बहुत कम है, देयरफॉर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हो गई कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट वो मनी सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेगा उसके लिए टूल्स होता है। ठीक है, क्या क्या टूल्स आरबीआई अपनाती है ताकि मनी सप्लाई को ठीक किया जा सके, हम लोग उस चीज को देख रहे हैं। ओके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू रीड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को देखना। ठीक है, तो टूल्स होता है, दो तरीके का टूल्स होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स को। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग क्वांटिटेटिव टूल? सो क्वांटिटेटिव टूल एज द नेम सजेस्ट कि जो हम लोग क्या करने की कोशिश करें, मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऊपर नीचे या कांस्टेंट। ओके, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्वांटिटेटिव टूल्स वो है जिससे आप जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हो, दैट इज इकोनॉमी में कितना पैसा है, आप जब उसको कंट्रोल करते हो तो आप उसको मेजर भी कर सकते हो कि एक्चुअल में जो है कितना मनी सप्लाई घटा बढ़ा, इस चीज को आप मेजर कर सकते हो। ओके, अपने टूल्स के थ्रू, कि आपने टूल्स के थ्रू कुछ इंटरवेंशन लिया तो आपको एग्जैक्टली पता है कि यस कितने रुपए से, लेट्स सपोज कि पहले इकोनॉमी में 1000 रुपीज था और आरबीआई को लगता है कि इसको थोड़ा कम करने की जरूरत है और वो 900 पे ले आता है, तो वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ठीक है 100 रुपीज का जो है वो डिक्रीज किया गया। नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट, बट मेजरमेंट कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो क्वांटिफाइड है। दैट मीन्स समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, What are you trying to measure? You are trying to measure the changes in the money supply through the tools. Which tools? Quantitative tools. Okay, जब क्वालिटेटिव की बात आएगी तो हम लोग क्वालिटेटिव पढ़ लेंगे, तो अभी हम लोग क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं। ओके, सो कुछ ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग मनी सप्लाई को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव टूल्स मनी सप्लाई को इसमें जो है इम्पैक्ट करते हैं ताकि, और उसको मेजर भी किया जा सकता है। ठीक है,
सो लेट्स गो विद द बेसिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अगर हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी, यही है, ठीक है। तो अगर आरबीआई को चाहती है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए तो या तो इसको कंट्रोल कर लो या फिर इसको कंट्रोल कर लो, या तो वन को दैट इज मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करो या फिर हाई पावर्ड मनी को कंट्रोल करो, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वन के अंदर हम लोग चलते हैं, 1A टाइप से आप देख लो। तो हम लोग पहले क्या एच पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग एच को कंट्रोल करेंगे तो भी मनी सप्लाई कंट्रोल हो सकता है। तो हम लोग एच को कैसे आरबीआई कंट्रोल करती है, हाई पावर्ड मनी को कैसे कंट्रोल करती है, वो है हाई पावर्ड मनी क्या है? टोटल लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई। और फिलहाल अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कहते हैं कि सिंपली जो करेंसी प्रिंट की है आरबीआई ने वही तो उसकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि टोटल लाइबिलिटी का 98% लाइबिलिटी जो है वो करेंसी जो है उसके ऊपर है, ठीक है। जो करेंसी है, जो करेंसी प्रिंट किया गया है वो है, ठीक है। तो ये है, तो हम लोग करेंसी के थ्रू समझेंगे इसको कि हाई पावर्ड मनी को। तो जो भी नोट्स मार्केट में है, ठीक है, उसको अगर ऊपर या नीचे कर दिया जाए दैट मीन्स एच ऊपर या नीचे हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। एच ऊपर या नीचे हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एच। सिंस एच ऊपर जा रहा है तो मनी सप्लाई भी ऊपर जाएगा, एच नीचे जा रहा है तो मनी सप्लाई भी नीचे जाएगा। तो कंट्रोल किया जा सकता है एच के थ्रू। तो एच को ऊपर या नीचे करने के लिए जो करेंसी है नोट्स है इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, जो नोट्स पड़ा हुआ है जो कि लाइबिलिटी है आरबीआई की, उसको आप हैम्पर कर दो, उसको आप इम्पैक्ट करो, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट करोगे तो एच इम्पैक्ट हो जाएगा, तो एमएस इम्पैक्ट हो जाएगा, मनी सप्लाई इम्पैक्ट हो जाएगा। सो दिस होल थिंग अबाउट एच, हाई पावर्ड मनी विच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। एच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई खुद ही प्रिंट कर रही है पैसे को, डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके है? तो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो कैसे अब एच को ऊपर या नीचे या कांस्टेंट रखा जाए, इस चीज के ऊपर अब हम लोग देखते हैं। सो एच को कैसे मैनेज किया जाए, ओके। तो इसके लिए डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ओके। इसी तरीके से जब हम लोग एम पढ़ेंगे, मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो इसके लिए भी डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो एम को हैम्पर करता है, एम को इम्पैक्ट करता है। फिलहाल आर ऑब्जेक्टिव इज, फॉर द टाइम बिंग आर ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल एच, हाई पावर्ड मनी, ओके। तो डिफरेंट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। जो एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पे जो है आप समझ लो कि कोई एंटिटी है, ठीक है, एंड कोई एंटिटी है जो कि पैसे से डील करती है, वो है, ओके। एंड अभी तो ऐसा है कि आरबीआई पब्लिक के लिए भी एक बार फोरम डायरेक्टली ओपन की है ताकि मनी सप्लाई को इम्पैक्ट किया जा सके। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई इधर सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बाय करती है, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग पहला केस लेते हैं, सेल कर लेते हैं। तो आरबीआई अगर किसी एंटिटी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है, तो क्या होगा, एंटिटी क्या देगी, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू है वो आरबीआई को देगी। दैट मीन्स ये जो एंटिटी थी, ये ऐसी एंटिटी आप समझ लो कि जैसे कि कोई प्राइमरी डीलर है, बैंक है, इन सब के साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जा रहा है। वो एंटिटी जो कि डायरेक्टली आपको और मुझे पैसे देती, दैट मीन्स इट इज व्हाट, कि अगर इस एंटिटी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो आपके भी पास पैसे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। या फिर आरबीआई डायरेक्टली भी डील कर सकती है आपके साथ, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना या बेचने को लेकर के। तो अगर आपसे पैसे वापस ले लिए गए, बैंक से पैसे वापस ले लिए गए, तो बैंक के पास पैसे नहीं, तो वो आपको पैसे कहाँ से देगी लोन में। दैट मीन्स व्हाट, कि मार्केट में से ये जो है आरबीआई के बाद जो भी है, ये आप मार्केट समझो, इकोनॉमी समझो, ठीक है। मार्केट समझो, आप इकोनॉमी समझो, ओके। दैट मीन्स व्हाट, कि इकोनॉमी में से पैसे जो है एब्जॉर्व कर लिया गया है, पैसे को सक आउट कर लिया गया है या फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया है। द मोमेंट पैसा जो है पब्लिक से आरबीआई की तरफ चला जाएगा तो क्या वो आरबीआई की लाइबिलिटी रहेगी? नहीं। तो आरबीआई की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। दैट मीन्स एच जो है, हाई पावर्ड मनी जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। हाई पावर्ड मनी के बारे में हम लोगों ने देखा था, एच इज व्हाट, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी विद द जनरल पब्लिक, रिजर्व ऑफ द बैंक्स विद द आरबीआई एंड प्लस कुछ अदर डिपॉजिट्स, जैसे
अदर डिपॉजिट्स मतलब लेट्स सपोज कि कोई क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक नाबार्ड, या फिर कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई फॉरेन एंटिटी और उन्होंने अपने पैसे जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, तो ये सारा एच होता है। ओके, तो करेंसी विद द पब्लिक, अब करेंसी विद द पब्लिक अगर घट चुका है, क्यों? क्योंकि ये पैसे अब आरबीआई के पास आ गए, तो वो पैसे कहाँ आ गए? आरबीआई के पास आ गए, मतलब करेंसी विद द पब्लिक डिक्रीज्ड, ठीक है। करेंसी विद द पब्लिक डिक्रीज मतलब एच डिक्रीज्ड, एच डिक्रीज मतलब मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू एच, द मोमेंट एच डिक्रीज्ड मनी सप्लाई डिक्रीज्ड। ओके, सी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसलिए एच वेच को बहुत अच्छे से देखा था, एक एक कंपोनेंट को, अभी मैं थोड़ा तेज में इसको खत्म करूंगा। ओके, सेम चीज, तो हम लोग ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन का पहला पार्ट देख चुके हैं, दैट इज सेल। अब हम लोग बाय देखते हैं, बाय देखते हैं। आरबीआई है और यहाँ पे एक एंटिटी है, प्राइमरी डीलर है, आप है, हम है, कुछ भी हो सकते हैं, बैंक हो सकती है, ठीक है। आरबीआई इज बाइंग, बाइंग, बाइंग फ्रॉम द मार्केट। आपने इसको यहाँ पे मार्केट ही लिख लो, डायरेक्टली इकोनॉमी लिख लो, मार्केट लिख लो। वो मार्केट से क्या कर रही है, क्या बाय कर रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रही है। अगर मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगी तो फ्री में तो नहीं करेगी, जिससे बाय किया उसको पैसे देने पड़ेंगे। इकोनॉमी में पैसे जा रहे हैं, द इकोनॉमी में पैसे अगर जा रहे हैं, एच इज इक्वल टू सी प्लस जो है डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग अगर सिंपली बात करें, अगर मेरे और आपके पास पैसा पहुंच रहा है अल्टीमेटली, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक इज इंक्रीजिंग, इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, सी इज इंक्रीजिंग, एच इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एम एस इज इक्वल टू एम इंटू एच, एच इंक्रीजिंग, मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इस तरीके से। ओके, एंड अगर न्यूट्रल रखना है, एच को ना बढ़ाना ना घटाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ओएमओ करेंगे ही नहीं फिर, ठीक है, वो तो बेस्ट है, उसमें तो कुछ मेहनत नहीं उतना। ओके ओके, तो हम लोगों ने देख लिया एच को कैसे कैसे इंपैक्ट किया जा सकता है। तो एच को इंपैक्ट किया जा सकता है ओएमओ ऑपरेशन से, ओएमओ में बाय से किया जाता है, सेल से किया जाता है, ठीक है। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, इसका एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टरलाइजेशन शायद 2022 या 3 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब मल्टीपल टाइम्स ये सारी चीज़ें पूछी गई है, ओके, ठीक है। स्टरलाइजेशन समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं ना, मैं बोलूँ कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या ओपन मार्केट किया, बाय किया या सेल किया? क्योंकि अगर बाय करेंगे तो एच इंक्रीज होने वाला है, और अगर सेल कर रही होगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में, सेल का ये किया जाएगा, तो एच जो है वो डिक्रीज होने वाला है, दैट इज मनी सप्लाई इस केस में इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इस केस में डिक्रीज होगा। आप ऐसे पूछोगे, बट स्टरलाइजेशन इज स्पेशल केस। स्पेशल केस ऑफ व्हाट, कि इस वाले केस में जो है क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। ये कैसा ऑपरेशन है, सेल ओएमओ है। तो सेल ओएमओ तो नॉर्मली भी है, तो फिर ये एक्सक्लूसिव क्यों है, ये इतना यूनिक क्यों है स्टरलाइजेशन फिनोमेना? बिकॉज जब ओएमओ नॉर्मल ओएमओ किया जाता है, तो वो नॉर्मल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, कि इकोनॉमी में पैसे थोड़े बढ़ गए घट गए, इसके लिए किया जाता है। ये जो है ना, ये स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। दिस कॉन्टेक्स्ट इज कि जब बाहर से एफडीआई हो, एफआईआई हो, जो बाहर से ना बहुत सारे डॉलर्स या फिर फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया में पंप हो गया हो, ठीक है, वो कहाँ आ गया हो, इंडिया में आ गया हो। जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी ओएमओ को, और फिर जो है एक्सेस लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में है उसको सकआउट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। कैसे होता है पूरा का पूरा फिनोमेना हम लोग समझते हैं स्टरलाइजेशन का। ओके, ठीक है, स्टरलाइजेशन का फिनोमेना देखते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग कहते हैं कि कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, फॉरेन एंटिटी, और वो इंडिया में कंपनी खोलना चाहती है, लेट्स सपोज, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं कि गूगल, ठीक है, गूगल को इंडिया आना है, गूगल को इंडिया आना है, और उसको लग रहा है कि अब एक यूनिट जो है, उनको लग रहा है कि अब एक यूनिट जो है गूगल का एक ऑफिस जो है, उनको लग रहा है कि पुणे में खोलना है, ठीक है। और उसके लिए जो है कितने लगेंगे, तो उनको लग रहा है कि 1000 कुछ भी एक ले लेते हैं फिगर, $1 मिलियन लगेंगे, ठीक है। 1000 मिलियन डॉलर्स जो है पूरी की पूरी कंपनी को इन्वेस्ट करने में यहाँ पे लगेगा, इंडिया में पुणे में लगेगा, ओके। तो वो आ रही है इंडिया, तो गूगल क्या लेकर के आ रही है, गूगल लेकर के आ रही है, उनके पास तो पैसे है नहीं, तो वो लेकर के आई इकोनॉमी में $1000 मिलियन लेकर के आ गई वो, ठीक है।
वो आती है और उनको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, सब कुछ करना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, वो तो रुपये में दिया जाएगा। तो लेट्स सपोज कि वो आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और उसको कहती है कि मैं आपको डॉलर्स दे रहा हूँ, आप मुझे रुपये दे दो। सो दिस इज गूगल, ठीक है। तो गूगल ने ये डॉलर्स दे दिए एसबीआई को, एसबीआई उसके बदले गूगल को दे रही है रुपये, और गूगल अपना काम कर लेगी, ठीक है। गूगल ने रुपये दे दिया, ठीक है। अब एसबीआई के पास क्या पड़े हुए हैं? डॉलर्स पड़े हुए हैं। गूगल के पास अब 1000 बिलियन डॉलर के करस्पॉन्डिंग रुपीस पड़ा हुआ है। आप सोचो कि दैट इज 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, ठीक है। मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख इंटू $1 का कन्वर्जन क्या लेते हैं, उसकी 80 का कन्वर्जन। अब इतना रुपीस पड़ा हुआ है इकॉनमी में, इतना सारा रुपीस पड़ा हुआ है इकॉनमी में, ठीक है। दैट इज ह्यूज मनी अवेलेबल इन द इकॉनमी, दैट इज मनी सप्लाई। आप सोचो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब एसबीआई के पास डॉलर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एसबीआई बोले आरबीआई को कि मैं इस डॉलर्स का क्या करूंगा, तो वो आरबीआई क्या करेगी, वो डॉलर को खरीद ले रही है एसबीआई से, और एसबीआई को क्या दे रही है, पैसे दे रही है, ठीक है। डॉलर कितना आरबीआई को दिया गया, वही 1000 मिलियन डॉलर की बात करते हैं हम लोग। अब आरबीआई के पास 1000 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, और ये जो अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये अब एसबीआई के पास पड़ा हुआ है। दैट इज 1000 इंटू 10 लाख इंटू अगर 80 का कन्वर्जन रेट है, इतने पैसे अब एसबीआई के पास पड़ेंगे। सोचो अब ये लोन वोन में जाएगा, ये पैसा, ये जो पैसा है सारा का सारा, ये आप सोचो कि ये लोन्स में जाएगा या फिर पब्लिक के पास पहुंचेगा। मनी सप्लाई यूजली इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर इस लेवल पे इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक्सेस इन्फ्लेशन। आरबीआई को इसी चीज़ को मॉडरेट करना है, कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि इस रुपीज़ को वो एब्जॉर्ब कर ले, इस रुपीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। जब फॉरेन के आए हुए पैसे से इंडिया में रुपीस बहुत ज़्यादा जो है ग्लट, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में सप्लाई देखा जाता है रुपीस का, उन रुपीस को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई फिर एक ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। एंड दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन इज स्पेशल ऑपरेशन, दिस इज स्पेशल ओएमओ कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ये क्या फिनोमिना है, स्टरलाइजेशन का फिनोमिना है, ठीक है। यस, स्टरलाइजेशन का फिनोमिना है। स्टरलाइजेशन में क्या है, इस ओएमओ में आरबीआई एक स्पेशल बॉन्ड रिलीज करेगी, दैट इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन बॉन्ड। स्टरलाइजेशन बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी से शायद 2 बार क्वेश्चन या 3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इस चीज़ के ऊपर, ओके, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन बॉन्ड इशू करती है। स्टरलाइजेशन बॉन्ड को क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी, तो लेट्स सपोज कि ये इकोनॉमी की बात करें हम लोग, एसबीआई को जो है वो इतना सारा बॉन्ड दे चुकी है, सेल कर चुकी है क्या, स्टरलाइजेशन बॉन्ड। तो एसबीआई के पास जो पैसे पड़े हुए थे वो रुपीज़ अब आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। द मोमेंट पैसे आरबीआई के पास पहुंच गए, इकोनॉमी में नहीं है, जनरल पब्लिक के पास नहीं है, बैंक के पास नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ है। व्हाई, बिकॉज सी हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ है। या फिर हो सकता है कि एसबीआई अपने ही पास पैसे रखता, ठीक है, अपने पास पैसे रखता और वो डिपॉजिट कर देता आरबीआई के पास, तो या फिर डी का ही कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी होगा, मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इस केस में। इस तरीके से एक्सेस जो पैसा आया है उसको जो है मेंटेन किया जा रहा है। दैट इज डॉलर्स बाहर से आए थे, जो कंपनी थे उन्होंने डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट कराया। अब जिसने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराया था उनके पास अब इतने सारे जो है डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो अब उसने इन डॉलर्स को आरबीआई को दे दिया। हम लोग समझ रहे हैं। अब आरबीआई के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड आरबीआई जो है उसने पैसे दे दिए। अब पैसे जो हैं एसबीआई के पास आ गए। अब एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। अब इस पैसे को जो सकआउट करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो आरबीआई फिर क्या करेगी, उसको हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन बॉन्ड, फॉल्स अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस स्कीम, ओके। दिस स्कीम में क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट, स्टरलाइज करना, न्यूट्रलाइज कर देना किसी चीज़ को, ओके, वैसा स्टरलाइजेशन बॉन्ड्स इशू कर देगी। बॉन्ड्स गया एसबीआई के पास, एसबीआई ने बॉन्ड खरीदे, किससे, आरबीआई से खरीदे, तो आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो एसबीआई जितने इनके पास पैसे पड़े थे ना उतना रुपये दे देगी, ओके। ये जो स्टरलाइजेशन बॉन्ड है ये कहाँ से आता है, ये अलग से बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करके आरबीआई को देती है, ठीक है। देयरफॉर ये जो बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड है ये तो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, ठीक है। स्टरलाइजेशन बॉन्ड इस किसका बॉन्ड, आरबीआई का अपना कोई बॉन्ड नहीं है, वो एक तरीके का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। देयरफॉर जो भी इंटरेस्ट है
वो कौन बॉन्ड करेगा? क्या वो आरबीआई बॉन्ड करेगी? नहीं, जो एंटिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर रही है, जिस एंटिटी का बॉन्ड है वही इंटरेस्ट बेयर करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेमेंट की, इंटरेस्ट की किसकी है? तो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। एंड जब आरबीआई और एसबीआई को हम लोग देख रहे हैं, जब आरबीआई ने एसबीआई को स्टरलाइजेशन बॉन्ड दिया था, तो एसबीआई ने आरबीआई को पैसे दिए थे। ये जो पैसे हैं इसको एक स्पेशल अकाउंट में रखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन अकाउंट होता है, एमएसएस अकाउंट होता है। ओके, ये एमएसएस अकाउंट होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर में एक स्पेशल अकाउंट होता है। ये अकाउंट आरबीआई मेंटेन करती है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट आया है सारा का सारा आरबीआई उस पैसे को मेंटेन रखती है। अब लेट्स सपोज कि जो स्टरलाइजेशन बॉन्ड था उसकी मैच्योरिटी 1 साल की थी। 1 साल के बाद आरबीआई जो है, आरबीआई के पास वो वापस बॉन्ड आएंगे, तो आरबीआई जो बॉन्ड है, ठीक है, वो जो बॉन्ड पड़ा हुआ था, तो उस बॉन्ड का अपना एक फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इस एमएसएस स्कीम के अंदर जो एक अकाउंट है उसमें जब आरबीआई ने सेल किया था और जो पैसे इसके पास इकट्ठे हुए थे उसी पैसे को यूज करके फेस वैल्यू दे दिया जाएगा। बट इंटरेस्ट कहाँ से दोगे? तो इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा लेगी, ठीक है, क्योंकि आरबीआई जब इस स्टरलाइजेशन बॉन्ड को बेच रहा है, स्टरलाइजेशन बॉन्ड को जब बेच रहा है तो किस पे बेच रहा होगा? फेस वैल्यू, बॉन्ड की फेस वैल्यू पे बेच रहा होगा। तो फेस वैल्यू के तो पैसे आ गए, उसको एक अकाउंट में मेंटेन कर लिया। 1 साल की मैच्योरिटी थी अगर बॉन्ड की, तो 1 साल के बाद लोग आ गए, वो एसबीआई आ गई कि ये पकड़ो अपना बॉन्ड और मुझे मेरा पैसा दो, प्रिंसिपल अमाउंट दो, फेस वैल्यू दो और इंटरेस्ट दो। तो फेस वैल्यू जो थी वो पैसा तो ऑलरेडी इकट्ठा था, इसीलिए इस वाले पैसे को आरबीआई मेंटेन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। और इंटरेस्ट का पैसा फिर कहाँ से आएगा? क्योंकि फेस वैल्यू पे खरीदा गया था, इंटरेस्ट के पैसे तो नहीं थे इस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट जो है इसलिए कौन बर्डन पे कर रहा है, कौन बर्डन उठा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रही है इस बर्डन को। वाई? बिकॉज इट वॉज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड सिंस इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो जिस एंटिटी की सिक्योरिटी होती है, जिसका बॉन्ड होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको मेंटेन करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट इम्पैक्टिंग द एच। तो एच को इम्पैक्ट किया हम लोगों ने नॉर्मल ओएमओ से और एमएसएस स्कीम में स्टरलाइजेशन बॉन्ड से। ओके, ये एच को मेंटेन करने का तरीका है। ओके, तो अब हम लोगों ने एच देख लिया, अब हम लोग केस 2 पढ़ रहे हैं। सिंस मनी सप्लाई वाज अबाउट मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू एच, एच को हम लोगों ने देख लिया। एच इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, जितना पैसा प्रिंट करती है। ओके, तो और भी कुछ है बट 98% रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी करेंसी के फॉर्म में, तो जितना करेंसी है वो उसकी लाइबिलिटी है मोस्टली, ठीक है। तो एच को मेंटेन करना है, तो जो पब्लिक के हाथ में पैसे पड़ेगा उसको मेंटेन करो, तो एच तो मेंटेन हो गया। दूसरा तरीका मनी सप्लाई को मेंटेन करने का कि आप मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंट्रोल करो। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। तो अब हम लोग एम को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ओके, तो एम इज मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। 2 तरीके का रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है। रिजर्व डिपॉजिट मतलब कि जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसका सर्टेन परसेंटेज रिजर्व की तरह एक अलग से रखना पड़ता है किसी भी बैंक को, ठीक है, और बाद बाकी को वो लोन कर सकती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये पूरा मैकेनिज्म मनी मल्टीप्लिकेशन का समझा था। ओके, दैट इज रिजर्व डिपॉजिट, रिजर्व इज टू डिपॉजिट। ओके, तो किस डिपॉजिट की बात होती है? जो भी बैंक है, एसबीआई की बात करते हैं, उसके पास जो है डिपॉजिट्स आता है, उसके पास डिपॉजिट आ रहा है। तो डिपॉजिट 2 तरीके का होता है, एक होता है आपको उसको डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। गॉट ब्लैंक। ओके, ठीक है। तो डिपॉजिट कितने तरीके का होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब द मोमेंट जिसके पैसे उसने डिमांड किए तो बैंक को उसको देना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट 2 तरीके का होता है, करंट अकाउंट होता है और सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट जो आप और हम खुलवाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कुछ लिमिट होता है, लिमिट होता है कि आप जो है इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा बार अगर आप एटीएम से पैसे निकालोगे सेविंग्स अकाउंट से, तो जो है कुछ ट्रांजेक्शन की चार्जेस लग जाएंगे, तो कुछ लिमिटेशन होता है इसके ऊपर। इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा होता है 2.5% के आसपास, कुछ शायद एसबीआई पे करती है अभी। ओके, कुछ चेंज होता रहता है बट 2.5% के आसपास है। करेंट अकाउंट जनरली बिजनेस यूज़ करती है और इसमें कोई लिमिट नहीं होता है।
जितना मन उतना ट्रांजेक्शन कर सको, जितने पैसे भेजने उतना भेजा जा सकता है, जितना निकालना उतना निकाला जा सकता है। बट सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं, कुछ लिमिट होता है कि कितने तक आप पैसे भेज सकते हो, निकाल सकते हो, वो सारी चीज़। दिस इज डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट दो तरीके का होता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग में क्या है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट में ऐसा है ना कि आप सिंपली समझो कि आपने एक बार गए और आपने एफडी 5 साल का कर लिया, तो वो पैसा आप स्टार्टिंग में ही दे दोगे कि ये पकड़ो मेरे 1 लाख, इसको एफडी में डाल दो, 5 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो गए। ठीक है, लॉक हो गए। अगर आप एफडी तुड़वाते हो तो कुछ पेनल्टी लगती है। ओके ओके, ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, वन टाइम आपने पेमेंट कर दिया और वो पैसे लॉक हो गए। रिकरिंग डिपॉजिट में भी क्या है कि एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेट्स सपोज 5 ईयर्स का, बट इसमें आप रिकरिंग बोर्ड में, मतलब हर कुछ दिन पे आप उसमें पैसे उस वाले अपने अकाउंट में डालते रह सकते हो। बट ये भी क्या, एक फिक्स पीरियड के लिए, मैच्योरिटी के टूटने के बाद ही आप उसको तोड़ सकते हो। अगर आप उससे पहले तोड़ोगे तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। ओके, ये चीज़ है। तो ये है आपको डिपॉजिट। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इनके पास आया डिपॉजिट, तो अभी हम लोग कौन से डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, दोनों डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, टाइम डिपॉजिट और जो आपको डिमांड डिपॉजिट, डीडी प्लस टीडी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो टोटल जो पैसे एसबीआई के पास आए, जो कि आपने और हमने दिया है, पब्लिक की बात कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक के डिपॉजिट जो है एसबीआई के पास है। ओके, पब्लिक के डिपॉजिट एसबीआई के पास है। अच्छा, और क्या है, एसबीआई के पास ना कुछ डिपॉजिट पब्लिक के अलावा जो है किसी और बैंक्स का होगा। बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का कुछ डिपॉजिट हो सकता है एसबीआई के पास हो, एसबीआई का भी कुछ डिपॉजिट आईसीआईसीआई के पास हो, तो इनके भी डिपॉजिट होते हैं। सो जो पब्लिक का डिपॉजिट है ना, इसको हम लोग कहते हैं, जो ये ग्रॉस डिपॉजिट है। इससे एक निकल करके आता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। व्हाई? बिकॉज डिपॉजिट इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन देता है। तो बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में कि वो अपने डिपॉजिट्स को लौटाए, तो अब ये क्या है, लाइबिलिटी है। हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब पिछले लेक्चर में। ओके, तो एक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। मतलब जो भी टोटल है, ठीक है, नॉट जस्ट द पब्लिक, जो कि टोटल टाइम डिपॉजिट एंड आपको डिमांड डिपॉजिट। टोटल टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि पब्लिक वाला भी और प्लस जो है इंटर बैंक का भी, एक बैंक का दूसरे बैंक में जो है। ठीक है, ये दोनों ने डिपॉजिट कर रखा है, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बोलोगे कि ये ग्रॉस डिपॉजिट है, ग्रॉस लाइबिलिटी है। और कैसी लाइबिलिटी है, डिमांड वाली और टाइम लाइबिलिटी दोनों को मिला करके। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है कि जब ये ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दैट इज पब्लिक का डिपॉजिट और इंटर बैंक का डिपॉजिट, और बोथ दी नेचर, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट में से आप ये इंटर बैंक वाला माइनस कर दोगे। इंटर बैंक डिपॉजिट जो है, इंटर बैंक का डिपॉजिट वेदर इट इज ऑफ डिमांड नेचर और ऑफ टाइम नेचर, इस वाले को आप माइनस कर देते हो तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी निकल के आता है। ठीक है, आरबीआई का जो क्राइटेरिया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो नहीं भूलना है। केस 2 पढ़ रहे थे हम लोग कि एम को मेंटेन करना है। हम लोगों ने पढ़ा था मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो दो तरीके का होता है। जो रिजर्व डिपॉजिट रेशो, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ठीक है, होता है सीआरआर और एसएलआर होता है। ओके, तो आरबीआई क्या कहती है कि आपको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा अपॉन द डिपॉजिट्स, जो आपके पास डिपॉजिट आ रहा है। बट कौन सा डिपॉजिट है, दिस इज द एनडीटीएल, नॉट द ग्रॉस। ओके, एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज जो आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, बच जो गया डिपॉजिट में से, रिजर्व रखने के पास जो बच गया, उसके बाद आप उसको लोन दे सकते हो। हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हम लोग आरडीआर की बात करें तो दो तरीके का आरडीआर है, दैट इज एसएलआर है और सीआरआर है। सीआरआर जनरली आपको 4% के आसपास देखने को मिलता है। दैट इज एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिपॉजिट का 4% जो है वो सेट असाइड करके रखो। एसएलआर 18% के आसपास में घूम रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एनडीटीएल का 18% जो है, तो अगर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी किसी बैंक के पास 1000 रुपीज का उसके पास डिपॉजिट आता है पब्लिक से, पब्लिक का जो डिपॉजिट है सिंपली आप समझो 1000 रुपीज, तो उसको उसमें से उसका 4% दैट इज 40 रुपये जो है सीआरआर की तरह रखना पड़ेगा, और इसमें से जो 18% दैट इज 180 रुपीज जो है वो उसको एसएलआर की तरह रखना पड़ेगा। दैट इज टोटल 180 प्लस 40, ठीक है, 220 रुपीज जो है उसको सेट असाइड करके रखना पड़ेगा। दैट इज वो लोन कितना दे सकता है,
दैट इज 800, 700 आपको 80, 780 रुपीज़ का ही लोन दे सकता है, ठीक है, 780 का ही लोन दे सकता है, ये चीज़ है। ओके, अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें कि 1000 का ही डिपॉजिट था, बट CRR लेट्स सपोज हम लोग उसको कर देते हैं 10%, CRR 10% कर देते हैं, और SLR को हम लोग 18 था ना, अभी हम लोग इसको लेट्स सपोज इसको बढ़ा देते हैं और इसको देख लेते हैं, अच्छा इसको 18 ही रहने देते हैं ताकि हम लोग इम्पैक्ट एक का समझ पाए, एक का इम्पैक्ट समझना है तो दूसरे को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो 10% है मतलब क्या, 100 रुपीज़ इधर रखना पड़ेगा, 18 है तो 180 यहाँ रखना पड़ेगा, दैट मीन्स अब क्या 280 रुपीज़ जो है साइड रखना पड़ेगा। तो लोन कितना दे सकते हैं, बैंक SBI कितना लोन दे सकती थी, 1000 माइनस 280 दैट इज 720 का लोन। पिछली बार कितना दे पा रही थी, 780 का लोन। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ओके, दैट मीन्स मनी मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप CRR का रेट बढ़ा दोगे, सेम गोज विथ मनी मल्टीप्लीकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SLR। अगर आप CRR इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज होगा, अगर आप CRR को डिक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होगा। सेम गोज विथ SLR आप इंक्रीज करो तो मनी मल्टीप्लिकेशन डिक्रीज होगा, SLR डिक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लिकेशन के इंक्रीज और डिक्रीज हो चुकी है, दैट मीन्स मनी सप्लाई इज इक्वल टू M इंटू H। आपने M को ऊपर या नीचे किया तो मनी सप्लाई ऊपर या नीचे होगा, इस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है CRR और SLR के बारे में, जैसे कि CRR जो है इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होता है, पहले लिमिट होता था, अभी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट का मतलब कि ना तो फ्लोर कितना हो सकता, मिनिमम कितना हो सकता है ये भी नहीं है, और सीलिंग क्या है, मतलब अपर लिमिट क्या है वो भी कुछ भी नहीं है। मतलब CRR ना 0% से लेकर के कुछ भी हो सकता है, तो 0 कह लो आप, या फिर जो है आपको 200% रखना है तो वो भी किया जा सकता है। CRR is governed by RBI, Reserve Bank of India Act of 1934। ये पैसा कहाँ रख सकते हैं, ये पैसा बस कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, दैट टू RBI के ही पास रखना पड़ेगा। ओके, एंड RBI, ये जो कैश आपने RBI के पास रखा है तो RBI इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दे देगी आपको। क्या RBI इसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है लॉ से मैंडेटेड है कि किसी भी बैंक को वो रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि इसका जो रीज़न है वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे। लॉ ऑफ एवरेजेस को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, कि डिपॉजिट्स लेने के लिए लोग आ जाएं तो कुछ पैसे रिजर्व में होने चाहिए देने के लिए। ओके, SLR के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इट इज गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, वेयर एज RBI CRR वॉज गवर्न बाय RBI एक्ट ऑफ 1934। ये कैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के। ओके, इसका लिमिट है, इसका लिमिट ये है कि इट कैन नॉट बी मोर देन 40%। इसका जो सीलिंग लिमिट है, अपर लिमिट है सीलिंग, वो कितना है, सीलिंग के ही बारे में बस बोला गया है कि वो कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम 40% हो सकता है, ठीक है। और जैसे CRR बस कैश में रखा जा सकता था, तो SLR जो है वो कैश में भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रखा जा सकता है, ठीक है। और कुछ है तो यस, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल रखते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर तो इंटरेस्ट तो खैर गवर्नमेंट ही पे करेगी, तो इस पर तो कुछ अर्निंग हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ रखते हैं, तो SLR के जो है वो जो है बैंक अपने पास रख सकती है, बैंक ओन, ठीक है, एट इट्स ओन कैंपस कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, कि बैंक अपने पास इस चीज़ को रख सकती है SLR को। बट दैट इज नॉट द केस विद द CRR में कैश में ही रखना पड़ेगा, ओनली कैश, दैट टू ओनली विद द RBI रखना पड़ेगा। ओके, सो बाय द नेचर की दोनों में एसेट कैसा है, तो एक में एसेट कैश है, तो कैश भले आपको लग रहा हो कि ये कैश डिपॉजिटेड है RBI के पास, तो डिपॉजिट है तो RBI डिपॉजिट का कुछ इंटरेस्ट रेट देगी, वो नहीं है, बिकॉज इट इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके, SLR में सिंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, गोल्ड भी होता है, तो गोल्ड की वैल्यूज अप्रिशिएट होती है, तो SLR में जो पैसे रखे जाते हैं 18% का कुछ रखा गया है, तो उसके ऊपर कुछ तो कमा लेती है बैंक। वाई, बिकॉज गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखा गया है तो जो है कुछ उसमें भी कमाया जाएगा 7% 8%। इसलिए SLR में जो कैश है ना, कैश कॉम्पोनेंट बिल्कुल मिनिमम या जीरो रखा जाएगा, ठीक है। क्यों 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 कैश रखना, और कैश के बाद कैश पे तो कुछ कमाया नहीं जा सकता है। ओके, सो दिस इज CRR एंड SLR, मनी मल्टीप्लिकेशन को चेंज करने का तरीका है। ओके, और मनी मल्टीप्लिकेशन में जो चेंजेस हैं, ओके,
मनी मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग चेंजेस की बात करें, ओके इसके बाद जो आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे बिकॉज दिस लेक्चर फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके एंड जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोगों को समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है वो उसको समझना, तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सो लेट्स वाइंड अप द क्लास हियर ओनली। ओके